का जो बाहरी हिस्सा है, पहले तो मकबरे में न केवल दफनाने के लिए बनाया गया था, बल्कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। जो कुतुब हुमायूं का मकबरा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें बहुत सारे कक्ष भी थे, यानी कि कमरे बनाए गए। वो कमरे हालांकि बेहद छोटे थे और शाही निवास के लिए नहीं थे, लेकिन जब कभी भी बादशाह निज़ामुद्दीन की दरगाह पर, जो कि मुग़लों का एक कस्टम था, शरीन पर चादर चढ़ाने के लिए आते थे, तो मुग़ल अपने अजदाद की कब्रों की ज़ियारत के लिए आते थे और इन्हीं कक्षों में शाही परिवार के लोग ठहरते थे। क्योंकि जब परिवार का काफ़िला निकलता था तो उसके बाद काफ़िला कम से कम 1000-2000 लोगों से भी ज़्यादा का होता था, नौकर चाकर मिलाकर। और ये जो हम बाहरी हिस्सा देख रहे हैं मकबरे का, अंदर में मुख्य कब्रें हैं, बादशाह हुमायूं की कब्र है। तो असल मुग़लों में कब्रों को बनाने का एक नायाब तरीका उन्होंने ईजाद किया था कि जो मुख्य कब्रें होती थी वो नीचे तहखाने में होती थी और ऊपर में जो आप देखते हैं वो महज संगमरमर की संरचनाएं होती है, जिसको निशानदेही के लिए बना दिया जाता है कि इसके ठीक नीचे जो है कब्र स्थापित है। अब बात करते हैं अगर इन जालीदार संरचनाओं की कि ये संरचनाएं क्या हैं, तो ये देखिए, अब मैं आपको इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका एक नायाब नमूना यहाँ देख सकते हैं आप। एक स्वातिक का निशान होता है, ये आमतौर पर स्वातिक का ही निशान है। ये निशान जो है ये स्वातिक का निशान है, अगर आप इसको गौर से करेंगे। और ये षटकोण और अष्टकोण जो आकृतियाँ हैं वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अब क्योंकि ये इस्लामिक संरचनाएं हिंदुस्तान में बनाई जा रही थी, तो अमूमन जाहिर सी बात है कि मुगलिया वास्तुकला जो है वो हिंदुस्तानी वास्तुकला से भी प्रभावित थी, जिसमें पत्थरों पर नक्काशियाँ की गई। इन जालीदार पत्थरों पर सोने के पर्दे लगाए गए थे, ऐसा पर्दा जिस पर सोने से कढ़ाई की गई थी और उस पर कीमती जवाहरात और मोती जड़े गए थे। समय के साथ इन पर्दों को 1739 के आक्रमण में नादिर शाह उतार कर अपने साथ ले गया। यही काम उसने आगरा के ताजमहल पर लगे सोने के पर्दों से भी किया। दूसरी चीज़ देखते हैं, ये लाल बलुए पत्थरों पर जो संगमरमर की नक्काशी की गई है, इन नक्काशी को अगर करीब से देखा जाए तो ये मीनारों को दिखा रहे हैं और ये गुंबदों बुर्जों को दिखाया गया, यानी कि इस्लामिक वास्तुकला के विभिन्न हिस्सों को इन नक्काशियों में दिखाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं डिज़ाइन वाले मीनार को दिखाया गया, जबकि ये सिंपल मीनार दिखाया गया है जो कि शुरुआती मुगलिया दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद बड़े ही कुशल कारीगरों को लाकर और देश विदेश के इंजीनियरों को लाकर पत्थरों पर नक्काशी की जाती थी और सफ़ेद संगमरमर को लाल बलुए पत्थरों के साथ जिस तरह से जड़ाऊ काम किया गया है वो अद्भुत नमूना पेश करता है उस समय मौजूद वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का। अब ये देखिए, जैसा कि हमने गेट पर देखा कि बीच बीच में स्टार बने हुए थे, ये वास्तुकला, ये षटकोण और उसके बाद ये स्वातिक के जो निशान हैं, इन सब ने इसे एक नायाब हिंदुस्तानी और इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण का रूप प्रदान किया है, जिसकी वजह से ये इमारतें आज भी विश्व के हज़ारों लाखों लोगों के दिलों पर राज करती है। हालांकि हुमायूं के मकबरे को जो है यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया जा चुका है, यानी कि ये एक विश्व विरासत है, विश्व समुदाय की एक विरासत है। इसमें साथ न केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का बल्कि काले संगमरमर के पत्थरों का भी मुख्य दरवाज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का उभड़ा हुआ फूल लगाया गया है। ऊपर की ओर जब आप देखते हैं तो ये लाल बलुए पत्थरों से निर्मित पूरी संरचना में जो आपको आकृतियाँ दिखाई दे रही है, इन आकृतियों का असल में एक विशेष कार्य यह है कि ये आवाज़ को इस तरह से अवशोषित कर ले कि आवाज़ गूंजे नहीं, और दूसरा इस तरह की इमारत के दूसरे हिस्से पर खड़े लोगों को इन संरचनाओं की मदद से आवाज़ टकराकर ऊपरी हिस्से से वहाँ तक पहुँच जाती थी। ये जो आप मकबरे के भीतरी भागों में संरचनाएं देख रहे हैं, ये संरचनाएं बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। असल में पत्थर की लंबी लंबी सीटों को काटकर पहले तो वहाँ पर एक गड्ढा बनाया गया और उसके ऊपर छेनी व हथौड़ी से इस तरह की नक्काशी की गई, जिससे इसको जाली का रूप प्रदान किया गया। और इन जालियों में आप ये देख सकते हैं जो एक मुख्य दरवाजे पे दो गोल हिस्से बने हुए हैं और इसके ऊपर सफ़ेद रंग की चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, वो संगमरमर के पत्थर है। और जो काले और भटरंग दिखाई दे रहा है वो असल में विभिन्न प्रकार के जवाहरात और रंगीन कीमती पत्थरों से नक्काशी की गई थी, जिसको 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर शाह के सिपाहियों ने पूरी तरह से निकाल लिया, क्योंकि इन पत्थरों की कीमत बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी उस दौर में और बेशकीमती पत्थर थे, जिसको ले जाकर नादिर शाह ने अपने तेहरान स्थित महल को डेकोरेशन किया। और जब उसके तेहरान स्थित महल में आज लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको मुग़ल काल की अधिकाधिक चीज़ें प्राप्त हो जाती है, जिसको वो भारत से लेकर गया था और वहाँ अपने मकबरे के डेकोरेशन के लिए उन चीज़ों को यूज़ किया।
हुमायूं के मकबरे की मुख्य इमारत के बिल्कुल मुख्य में, जैसे कि मंदिरों में गर्भगृह होता है, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल मुख्य भाग में ये संरचना है। और इस संरचना के आसपास हम देखेंगे कि सफ़ेद संगमरमर की पट्टियों पर काले संगमरमर के पत्थरों से एक विशेष प्रकार की नक्काशी की गई है। और ये जो कब्र है ये मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र बताई जाती है। मुग़लों का जो आर्किटेक्ट था, कब्रों को बनाने का जो तरीका था वो क्या था कि जो कब्रें हैं वो नीचे तहखाने में है। इस समय हम जिस फ्लोर पे खड़े हुए हैं इसके नीचे एक तहखाना है। उस तहखानों में ओरिजिनल और असली कब्र हुआ करती थी और उसके ऊपर कब्रों की निशानदेही के लिए कि कभी ज़ियारत के लिए आया जाए, फातिया के लिए आया जाए, तो जो मुग़ल परिवार के लोग थे केवल वही अलाउड थे नीचे की कब्र में जाने पर। और आज़ादी के बाद बहुत सालों तक आम पर्यटकों के लिए भी वो खुला रहा, बाद में उसको बंद कर दिया गया। ये निशानदेही के लिए बनाई जाती थी, जैसा कि हमने बाहर देखा। और कब्रों की संरचना जितनी हेवी होती थी, जितनी उसकी आर्किटेक्चर में काम किया जाता था, वो इस बात का सबूत और गवाह होता है कि वो कब्र मुग़ल परिवार के किसी विशेष संबंधी या बहुत ताकतवर शख्स की है। ये कब्र मुग़ल बादशाह हुमायूं की बताई जाती है, जो आज ये कब्र एक ऐसे बादशाह की कहानी को दरियाफ्त करती है जो अपने आप में बादशाह होते हुए भी एक फ़कीर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। कब्र के एक लंबे चौड़े चबूतरे को पहले निर्माण किया गया और ये सिर्फ आप उसका एक प्लास्टर, एक डोम देख रहे हैं, जबकि ओरिजिनल कब्र जिस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए इसके नीचे तहखाना है और तहखाने में मौजूद है। ऐसा था कि आज से 20 साल पहले तक वहाँ पर आम पर्यटकों के लिए जाना भी मतलब कि वहाँ पर जाने की अनुमति थी, लेकिन अंदर में बहुत सारे चमगादड़ और दूसरे जीव जंतुओं की वजह से, अंधेरा होने की वजह से विभिन्न प्रकार की गैसें जिससे कई पर्यटकों को परेशानी हो जाती थी, उसको आखिरकार बंद कर दिया गया और इसके ये खुला रखा गया कि लोग यहाँ देखकर निशानदेही कर सकते हैं कि ठीक इसके नीचे मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र है। इस मकबरे का निर्माण जब हाजी बेगम ने करवाया तो विशेष तौर पर हुमायूं की मृत्यु के बाद ही करवाया गया था और इस बात का ख्याल रखा गया कि ये हुमायूं की जो कब्र है वो मकबरे के बिल्कुल सेंटर में हो। जब आप हुमायूं के मकबरे के परिसर का अध्ययन करते हैं तो उस परिसर के बिल्कुल सेंटर में ये कब्र स्थापित है। यहाँ भी देखिए ये एक अष्टकोणीय कमरा है जिसके 8 कोने आप गिन सकते हैं। इस अष्टकोणीय कमरों के बीच इस प्लास्टर को बनाया गया, मतलब ठीक ऐसी संरचना के नीचे एकदम सेंटर में बादशाह की कब्र उपस्थित है। बात करें अगर इन इमारतों की तो ये छज्जियाँ और इन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और ये 2 मंजिला इमारत है। हम जिस पर खड़े हैं वो ऑलरेडी ज़मीन से कम 20 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये संरचना ज़मीन से लगभग 20 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इस कमरों के अड़ोस पड़ोस जितने भी कमरे बने हुए हैं, इधर जो संरचनाएं बनी हुई है वो मुग़ल परिवार के संगे संबंधियों की कब्रें हैं, यानी कि वो लोग जो मुग़ल की हरम में शामिल थे। हरम शब्द मुग़लों की घरेलू दुनिया की तरफ इशारा करता है जहाँ पर मुग़ल परिवार की महिलाएं, बच्चे और उनके संबंधी रहा करते थे। जबकि बाहर जो कब्रें बिना संगमरमर के पत्थरों से निर्मित की गई है वो इस बात को दर्शाते हैं कि वो लोग मुग़ल कोर्ट में, एक मुग़ल दरबार में एक बड़ा स्थान तो रखते थे, लेकिन उनका रौब और दबदबा मुग़ल परिवार के संबंधियों के जैसा बिल्कुल नहीं था। अब हम मुग़ल के इसके अड़ोस पड़ोस इस अहाते में कम से कम 100 से अधिक लोगों की कब्र है हुमायूं के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में। और पिछले दिनों सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से मुग़ल शहज़ादा दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे, उनकी भी कब्र बताया जाता है कि मुग़ल हुमायूं के मकबरे में ही स्थित है और उसकी खोज की गई, लेकिन कब्रों के लिए कोई निशानदेही नहीं है। इसके लिए भी पूरी ऑथेंटिसिटी से नहीं कहा जा सकता कि ये मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल सेंटर में स्थित सबसे मुख्य कब्र है तो यही उनकी कब्र है जो कि इसके नीचे है, इस फ्लोर के नीचे है। आसपास के कमरों में और भी मुग़ल परिवार के अन्य वारिसों की कब्रें हैं और उन कब्रों पर नाम नहीं, निशानदेही नहीं है। अरबिक में लाइनें खुदी हुई है जैसे कि आपने बाहर देखा, और वो कलमा लिखा हुआ है, कुरान की आयतें लिखी हुई है। अब दूसरे कमरों में हम जाके देखेंगे मुग़ल परिवार के अन्य लोगों की कब्रें मिलेंगी, लेकिन उनकी निशानदेही नहीं की जा सकेगी। हालांकि सरकार इस बात की जिम्मेदारी इसलिए उठा रही थी, पर्यटन विभाग जो पर्यटन मंत्रालय की दारा शिकोह की कब्र को खोजकर आज के भारत में जिस तरह से नफरतें पनप रही है उसको दबाया जा सकता है, क्योंकि मुगलिया दौर को एक इस्लामिक शासन के तौर पर देखा जाता है। और उस समय जो 2 बड़े शहजादे थे, एक औरंगजेब और दूसरे दारा शिकोह ने उस समय हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर धार्मिक सांप्रदायिक सद्भावना का काम किया था, जबकि दूसरी ओर मुग़ल बादशाह औरंगजेब को, जो कि उस समय शहजादा औरंगजेब थे, को एक ऐसे नेता, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के तौर पर देखा गया जो सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। तो सरकार और पर्यटन मंत्रालय की एक छोटी सी कोशिश है कि दारा शिकोह की कब्र को खोजकर उसको एक विशेष महत्व और रूप देकर भारत में सांप्रदायिक सद्भावनाओं को और मजबूत किया जा सके।
अब हम मुग़ल परिवार के अन्य लोगों की कब्रों को देखेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हमने मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र दिखाई और उसकी संरचना के बारे में बताया। फ़िलहाल एक शायरी करते हुए चलते हैं कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को स्वाद, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था कि यूँ हो जाए। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, गम और भी है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। मैं अब आपको लेकर आया हूँ इन कब्रों की ओर। ये छोटी संरचनाएं अपने आप में व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके कद, उसकी ताकत का पैमाना बताते हैं और ये इस बात की गवाहियाँ देते हैं कि ये मुग़ल परिवार के विशेष संबंधी तो ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन मुग़लों के दरबार में मौजूद लोगों के मुकाबले इनकी रौब, इनका दबदबा और उनके ताकत में उतना बड़ा इजाफा नहीं था। हालांकि इन कब्रों में बहुत सारी कब्रें महिलाओं की भी है और इन महिलाओं की कब्रों को पहचानने के लिए एक आम पैमाना यह है कि कब्रों की जो संरचना है, क्योंकि महिलाओं के जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो पुरुषों के मुकाबले कम चौड़े चकले होते हैं और उन कब्रों की जो चौड़ाई है वो पुरुषों के कब्रों के मुकाबले कम है। अब जैसे कि हमने बाहर पे मुख्य कब्र देखा, वो जो संरचना थी वो अपने आप में एक भारी भरकम संरचना थी, जबकि ये संरचना इस संरचना के मुकाबले ये दोनों संरचनाएं कम चौड़ी। तो इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि ये दोनों संरचनाएं हो सकता है या तो बच्चों की है या महिलाओं की है, जबकि ये संरचना किसी पुरुष की है। और इन पे सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से डोम बनाया गया है ताकि वो कब्रों को पहचाना जा सके कि इसके ठीक नीचे कब्रें हैं और इन कब्रों पे उर्दू में आयतें लिखी हुई है और फिर वही नक्काशी की हुई है। इनको पत्थरों को तराश कर ये आकृति प्रदान की गई है और ये कलिमा लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का एक बुनियादी जो पिलर है उसमें से एक कलमा है और इन कलमे पे बिलीव रखने वालों को ही बिलीवर्स कहा जाता है। और दूसरा, यहाँ जो अरबिक की आयतें लिखी हुई है, इन आयतों को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ लिखी हुई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ाज़ा कौलिही मिन फ़ज़ली अमरी इन्ना वरज़ुकना फ़ीहा। ये इस तरह के जो अरबिक में लाइनें लिखी गई थी, ये इस बात को दर्शाती है कि ये उस समय लोग रिलीजियस थे और वो अपने मरने और जीने में रिलीजन का एक बहुत बड़ा स्थान मानते थे। और दूसरी प्रमुख चीज़ें इन कब्रों में इनके द्वारा ये दिखाया गया कि ये एक कैलीग्राफी की तरह से लिखा गया है और इस कैलीग्राफी को करने के लिए उस समय कोई प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल कर कुशल कारीगरों ने अपने हाथ से ये निशान दिए हैं जो सदियों तक रहेंगे और उन कारीगरों की कारीगरी का बयान करते रहेंगे और बादशाहों के उन वैभवों को और उनकी उन शक्तियों को बताते रहेंगे जिनके बलबूते उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और संरचनाओं को खड़ा कर दिया, जो आज लगभग 400 साल बाद भी उस दौर की बातों को अपने बेज़ुबानी से बयां करती है, बिना बोलकर भी बहुत कुछ बोलती है।